हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर हम अपने यूट्यूब चैनल एम के प्रजापति सर में हाजिर हैं। आज हम लोग क्लास 10 रसायन विज्ञान कार्बन तथा उसके यौगिक का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, साबुन। आज हम लोग साबुनीकरण तथा साबुन की सफाई प्रक्रिया एवं अपमार्जक इतना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज ये वीडियो लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की। ठीक है, देखेंगे। देखिए, साबुन क्या होता है। उस तरह तो आप लोग सामान्य भाषा में साबुन की पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे, जिससे हम लोग नहाते हैं, जिससे कपड़ा धोते हैं, उसी को साबुन कहते हैं। लेकिन रसायन की भाषा में, रसायन विज्ञान की भाषा में साबुन हम जानेंगे साबुन किससे बने होते हैं और साबुन मूल रूप से क्या होते हैं। तो साबुन मोनोकार्बोक्सिलिक वसीय अम्लों, क्या लिखेंगे, मोनोकार्बोक्सिलिक, साबुन कार्बोक्सिलिक अम्लों, साबुन मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम क्षारों से बने लवण होते हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों से सोडियम एवं पोटेशियम, सोडियम हाइड्रॉक्साइड और पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, ये क्षार है ना, तो इसकी क्रिया जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों से करा दी जाती है तो क्या बनता है, लवण बनता है। उसी को हम लोग साबुन कहते हैं। आप लोग जानते होंगे जब अम्ल की क्रिया क्षार से करवाते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है ना, लवण बनता है। इसके पहले पढ़ाया गया आप लोगों को, उदासीनीकरण अभिक्रिया बेसिक कहते हैं। ठीक है, तो कोई पूछेगा साबुन क्या है तो इसकी परिभाषा बताएंगे। साबुन मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों से सोडियम और पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड क्षारों से बने लवण होते हैं। या साबुन का निर्माण मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों पर सोडियम और पोटेशियम क्षारों की क्रिया के फलस्वरूप किया जाता है। ठीक है, नोट करेंगे। साबुन उच्च अणुभार वाले, नोट करेंगे साबुन में नोट करेंगे साबुन उच्च अणुभार वाले। उच्च अणुभार मतलब इनका अणुभार उच्च होता है, कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या बहुत ज्यादा होती है। साबुन उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक साबुन उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम क्षारों, सोडियम या पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड क्षारों से बने लवण होते हैं। ठीक है, नोट कर लेंगे। ये है साबुन की परिभाषा। अथवा करके दूसरी परिभाषा लिखेंगे, उच्च वसीय अम्लों, वसीय मतलब अम्लों मतलब वसीय अम्ल, वसा से जो अम्ल बनते हैं उसी को वसीय अम्ल। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवणों, सोडियम और पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। दोनों परिभाषा नोट कर सकते हैं। साबुन उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड क्षारों से बने लवण होते हैं, या उच्च वसीय अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। वसीय अम्ल मतलब जो अम्ल वसा से बनते हैं उसी को वसीय अम्ल कहते हैं। ठीक है, आगे नोट करेंगे। जैसे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों और जो क्षार की क्रिया के फलस्वरूप साबुन बनते हैं, तो साबुन के बनने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। इसमें आगे लिख लेंगे साबुनीकरण। कभी कभी पूछता है साबुन तथा साबुनीकरण किसे कहते हैं। साबुनीकरण
सीधे सीधे लिख सकते हैं, साबुन के बनने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। साबुन के बनने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। साबुन के बनने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। अब आप लोग जानते हैं साबुन अभी कैसे बनाए थे। तो यहाँ वसीय अम्लों पर जब क्षार की क्रिया होती है तब क्या बनते हैं? साबुन बनते हैं। तो नोट कर लेंगे, वसीय अम्लों पर क्षार की क्रिया से साबुन बनते हैं, इसी प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। इस तरह भी लिख सकते हैं, वसीय अम्लों पर क्षार की क्रिया के फलस्वरूप साबुन का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। सैफोनिफिकेशन कहते हैं इंग्लिश में, सैफोनिफिकेशन। इंग्लिश वाले भी नोट करेंगे सैफोनिफिकेशन। ये हो गया साबुन और साबुनीकरण। अब इसमें रिएक्शन लिखेंगे एक ठो, देखिए रिएक्शन क्या होती है। परीक्षा में रिएक्शन जरूर लिखना होगा आप लोगों को, साबुनीकरण की रिएक्शन जरूर लिखना होगा, ठीक है ना, इतना नंबर नहीं मिलता है। लिखेंगे रिएक्शन, लिखेंगे CH2O CO C17H35। लिखिए, यहाँ लिखेंगे CHO CO C17H35, फिर CH2O CO C17H35 प्लस 3NaOH लेते हैं, यानी NaOH तीन बार इस तरह लिखेंगे, NaOH। ठीक है, तो यहाँ से ये देखिए इस तरह बनता है, यहाँ से H प्लस आयन इस तरह निकलते हैं और ये बन जाता है क्या, इस तरह आप लोग बना सकते हैं। आगे यहाँ लिखेंगे इस तरह, T लगा के लिखेंगे। देखिए यहाँ CH2O बचा है, AH इसके साथ जुड़ जाता है, CH2OH, यहाँ लिखेंगे CHOH, ए वाला H इसके साथ जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा CH2OH, ये हो गया। इसी को कहते हैं ग्लिसरॉल। ये हमारा क्या बनता है, ग्लिसरॉल होता है, ठीक है। प्लस C17H35 COOH, यही होता है हमारा साबुन। C17H35 CO, यहाँ एक O है Na, यानी COONA, यही होता है साबुन। इसका नाम होता है सोडियम स्टीयरेट, इसको लिखेंगे सोडियम स्टीयरेट। सोडियम स्टीयरेट कहते हैं, इसको नोट कर लेंगे, उसी को साबुन कहते हैं। और ये स्टीयरेट वसा है, स्टीयरेट वसीय अम्ल है, स्टीयरेट वसीय अम्ल है। इसको जान रहे हैं, सोडियम हाइड्रॉक्साइड है, क्षार है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड। नोट कर लेंगे रिएक्शन, ठीक है। अभी बताए ना, सोडियम, इसको बनाने में, साबुन को बनाने में दो प्रकार के क्षारों का प्रयोग किया जाता है। दो प्रकार के क्षार, एक होता है सोडियम हाइड्रॉक्साइड, एक होता है पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड। तो जब सोडियम हाइड्रॉक्साइड क्षार का प्रयोग किया जाता है तो साबुन जो प्राप्त होगा उसको कहते हैं कठोर साबुन। इसको लिख लीजिए, बता रहे हैं। जब सोडियम हाइड्रॉक्साइड देखिए, जब सोडियम हाइड्रॉक्साइड क्षार का प्रयोग किया जाएगा तो जो साबुन प्राप्त होगा वह कैसा साबुन होगा, कठोर साबुन कहते हैं उसको, कठोर साबुन। और जब पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड क्षार का प्रयोग किया जाएगा तो जो साबुन प्राप्त होता है उसे कहते हैं मृदु साबुन। कैसा साबुन कहेंगे, मृदु साबुन। कठोर साबुन और मृदु साबुन की पहचान कैसे करेंगे, यह जल के साथ कम झाग देगा, जल के साथ कम झाग देगा, कम झाग यानी फेन, यह अधिक झाग देगा। इसी से पहचान कर लेंगे कौन मृदु साबुन है, कौन कठोर साबुन है। इसको नोट कर लेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु है।
मृदु साबुन या इसको मुलायम साबुन भी कहते हैं, मुलायम साबुन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। ठीक है, अच्छे साबुन की विशेषताएं लिख लीजिए। साबुन की विशेषताएं, अच्छे साबुन की विशेषताएं क्या होती हैं? पहला लिखेंगे, साबुन प्रयोग करते समय चटकना नहीं चाहिए। लिखेंगे, साबुन प्रयोग करते समय चटकना नहीं चाहिए। आगे लिखेंगे दूसरा, साबुन में अधिक क्षार नहीं होना चाहिए। साबुन में अधिक क्षार रहेगा तो वह नुकसान करता है। ठीक है, अधिक क्षार नहीं होना चाहिए, यानी सोडियम या पोटेशियम अधिक नहीं होना चाहिए। आगे लिखेंगे, इसमें 10% से अधिक नमी नहीं होना चाहिए। इसमें 10% से अधिक नमी नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि उसमें जल की मात्रा अधिक छोड़ दें और साबुन बहुत नम हो जाए। ठीक है, इसमें कीटाणुनाशक पदार्थ मिले होने चाहिए। कीटाणुनाशक पदार्थ, जिससे कि हम नहाए धोएं तो जितने भी शरीर पे गंदगी और कीटाणु में सब साफ रहें। कीटाणुनाशक पदार्थ मिले होना चाहिए। ठीक है, आगे लिखेंगे, साबुन मुलायम और चिकना होना चाहिए। साबुन मुलायम एवं चिकना होना चाहिए। ये सब साबुन की विशेषताएं पूछता है कि एक अच्छे साबुन की विशेषताएं बताइए। साबुन मुलायम एवं चिकना होना चाहिए। एक पॉइंट और लिख लेंगे, साबुन एल्कोहल में पूर्णतः विलय होना चाहिए। एल्कोहल में पूर्णतः विलय होना चाहिए। नोट कर लेंगे, ये सब अच्छे साबुन की विशेषताएं। ठीक है, साबुन एल्कोहल में विलय होना चाहिए। नोट करिए जल्दी से। चलिए मिटा दे रहे हैं। कर लिखेंगे, साबुन के अणु, जो साबुन का अणु होता है उसकी संरचना लिखेंगे। साबुन के अणु की संरचना, साबुन के अणु की संरचना। देखिए, जो साबुन का अणु होता है इस तरह की, मान लीजिए उसकी संरचना एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट की जो कार्बन की जो श्रृंखला थी वह श्रृंखला है, और इसमें COON इस तरह जुड़ा था ना, तो कार्बन की जो श्रृंखला C17H35 मान लीजिए वो है, और COOON, तो यहाँ की इसके दो भाग होते हैं, एक पॉजिटिव भाग, इधर का ये निगेटिव भाग। इसको कहते हैं जल स्नेही भाग। बना लेंगे इसको, जल स्नेही भाग, यानी जो जल से जुड़ जाता है उसको जल स्नेही या जल से स्नेह करने वाला। इधर का है जल विरोधी भाग, या इसको कहते हैं वसा स्नेही भाग, यानी वसा से स्नेह करने वाला, और जल विरोधी मतलब जल से विरोध करने, वसा स्नेही भाग। ये साबुन के अणु की संरचना है। इसमें दो भाग होते हैं, एक इसका जल स्नेही भाग और एक इसका जल विरोधी भाग या वसा स्नेही भाग होता है। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे, चित्र जल का एक अणु, जल का एक अणु। नोट करिए, जल का एक अणु। आगे देखिए, हेडिंग लिखेंगे, साबुन की सफाई प्रक्रिया। इसको नोट कर लीजिए, हेडिंग लिखेंगे, साबुन की सफाई प्रक्रिया। जल्दी थोड़ा कर रहे हैं, इसको आज खत्म करना है। साबुन की सफाई प्रक्रिया, साबुन की सफाई प्रक्रिया। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, साबुन की सफाई प्रक्रिया या साबुन की स्वच्छीकारक क्रिया भी कहते हैं इसको। साबुन की सफाई प्रक्रिया या साबुन की स्वच्छीकारक क्रिया। देखिए, साबुन कपड़े को कैसे साफ करता है। साबुन में हम जब कोई कपड़ा डालते हैं या भिगोते हैं साबुन युक्त जल में, तो कपड़ा क्यों साफ हो जाता है। देखिए, जब हम साबुन को
जल में घोलते हैं तो उसका जल स्नेही भाग जल के अणुओं से जुड़ जाता है। ठीक है, इसको मिटा रहे बता। जब हम साबुन को जल में घोलते हैं तो उसका जो जल स्नेही भाग था, ये जल स्नेही भाग था ना सोडियम, ये जल स्नेही भाग जल के अणु से, मान लीजिए जल का अणु है तो जल स्नेही भाग जल के अणुओं से इस तरह क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। जल के अणुओं से इस तरह जुड़ जाते हैं। ये सब मान लीजिए सब जल के अणु हैं, जल के अणु। तो इसका जो साबुन का, ये साबुन के अणु है, ये साबुन का अणु है, साबुन का अणु। जब साबुन को जल में घोला जाता है तो जो साबुन का अणु का जो जल से नहीं भाग था वह जल के अणुओं से जुड़ जाता है। ये सब सभी जल के अणु, जल के अणुओं से जुड़ जाता है। ठीक है, और जुड़ के पड़ा रहता है। जैसे ही हम जल में मैल युक्त कपड़ा डालते हैं या मैल वाला कपड़ा डालते हैं, आप लोगों को जानिए कि जो मैल होती है, जो कपड़े में मैल होती है वह तेल या वसा युक्त अशुद्धियों की होती है। जैसे हम लोगों का कपड़ा यहाँ पे या जहाँ पे हमारा शरीर क्या करता है, हमेशा तेली ग्रंथियों के द्वारा तेल छोड़ता रहता है, तो कपड़े अंदर क्यों मैल हो जाते हैं यहाँ पे शर्ट या यहाँ पे या कॉलर पे, क्योंकि यहाँ तेल का सिक्रीशन होता रहता है। और जब तेल के संपर्क में मिट्टी के या धूल के कण आते हैं तो उसी से चिपक जाते हैं तेल से। तो जो अशुद्धियाँ होती हैं कपड़े में वह तेल या वसा युक्त होती है, मैल। ठीक है, तो जब इसमें कपड़ा डालेंगे, बाल्टी वगैरह में जिसमें साबुन घोलें कपड़ा डालेंगे, तो जो साबुन का वसा स्नेही भाग इधर का है, पूंछ इसकी वसा स्नेही भाग, तो जैसे ये अशुद्धियाँ यहाँ पे तेल या वसा युक्त अशुद्धियाँ आएंगी तो इसका जो दूसरा वाला भाग फ्री था वह उसी से जुड़ जाएगा मैल से, क्योंकि मैल तेल या वसा वाले वसा युक्त है, और जो साबुन का जो ये वाला भाग है ये वसा से स्नेह करता है, तो इसी से अटैक कर देंगे, इसी पे जुड़ जाएंगे सब। और इसको कपड़े से खींच लाएंगे, कपड़े से खींच के बाल्टी में लेके आ जाते हैं। इसीलिए जिसमें कपड़ा भिगोते हैं आप लोग बाल्टी में, उसमें देखते हैं तो मैल उस पानी में आ जाती है। फिर जब कपड़े को हम इस तरह रगड़ के और जब खंगालते हैं, मतलब खूब ज़्यादा पानी डालते हैं तो पानी का अणुओं की संख्या ज़्यादा हो जाती है, और जब अणुओं की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो बहुत ज़्यादा अणु सर्फ साबुन के उससे जुड़ जाते हैं, और इस अशुद्धि को लेकर पानी के साथ क्या होते हैं, बह जाते हैं। इसको लेकर खींच के पानी के साथ बह जाते हैं और हमारा कपड़ा इस प्रकार साफ हो जाता है। ये है साबुन की सफाई प्रक्रिया। एक बार फिर से सुन लीजिए। जब हम साबुन को जल में घोलते हैं तो उसका जल से नहीं भाग जल के अणुओं से जुड़ जाता है। ठीक है, तो जब इसमें मैल युक्त तेल या वसा से मैल युक्त कपड़ा हम लोग डालते हैं इसमें, तो जो इसका दूसरा भाग है, साबुन का अणु का जो दूसरा भाग है जो तेल या वसा से नहीं होता है, वह कपड़े में उपस्थित तेल या वसा युक्त अशुद्धियों से जुड़ जाता है और उसको खींच के बाहर लेके चला आता है। और जब कपड़े को खंगालते हैं साफ पानी से तो कपड़ा हमारा साफ हो जाता है। और ये जो इस संरचना बनी है, इस संरचना को कहते हैं मीसेल। पूछता है मीसेल किसे कहते हैं, इस संरचना का नाम है मीसेल, इसको आप लोग बना लीजिए। कई कई परीक्षा में पूछता है मीसेल क्या है। तो जब साबुन के अणु तेल या वसा युक्त अशुद्धियों से जुड़ जाते हैं तो जो संरचना बनती है, देख रहे हैं ना, एक भाग इसका किधर जुड़ा है, जल से जुड़ा है, और एक भाग क्या है, तेल से जुड़ा है, तेल युक्त अशुद्धियों से। तो जो संरचना इस तरह कुछ बनती है उसी को क्या कहते हैं, मीसेल कहते हैं। नोट कर लेंगे, जल्दी से नोट करेंगे। आगे लिखेंगे एडिंग अपमार्जक या डिटर्जेंट। एक चीज है इसमें, डिटर्जेंट या अपमार्जक किसे कहते हैं। आप लोग डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल करते होंगे, जैसे घड़ी व्हील ये सब, तो अपमार्जक उसी को कहते हैं, अपमार्जक। बात आती है अपमार्जक क्या होते हैं, डिटर्जेंट कहते हैं, डिटर्जेंट। फिर लिखेंगे अपमार्जक। देखिए अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले, लिखेंगे अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के, कार्बोक्सिलिक अम्लों के
अम्लों के अमोनियम या सल्फोनेट के बने लवण होते हैं। अमोनियम या सल्फोनेट के बने लवण होते हैं। ये लिख लेंगे। अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फोनेट के बने लवण होते हैं। जैसे साबुन किसके बने लवण होते हैं? ये साबुन सोडियम हाइड्रॉक्साइड और पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड के बने लवण थे। उसी तरह जो अपमार्जक होते हैं ये अभी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों में इसकी लंबी श्रृंखला होती है। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की लंबी श्रृंखला होती है और उसकी क्रिया किससे करवाते हैं? अमोनियम और या सल्फोनेट से करवाते हैं। तो जो प्राप्त होता है पदार्थ, जो लवण प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? अपमार्जक कहते हैं। लिख लेंगे। इसका प्रयोग भी हम लोग क्या करते हैं? घरों की सफाई, कपड़ा धोने, बर्तन धोने इत्यादि में किया जाता है। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। चूंकि साबुन की अपेक्षा अपमार्जक का प्रयोग ज्यादा किया जाता है क्योंकि यह रसायनों से भी बनाए जा सकते हैं। साबुन चूंकि हमको साबुन बनाने के लिए तेल या वसा चाहिए, जो तेल जैसे अरंडी का तेल या रेड़ का तेल जिसको कहते हैं, सोयाबीन का तेल, सूरजमुखी का तेल, इन सब तेलों की आवश्यकता होती है। जबकि अपमार्जकों के निर्माण के लिए हमको बहुत सारे केमिकल्स के द्वारा ये बनाए जा सकते हैं, इसलिए साबुन की अपेक्षा अपमार्जकों का अधिक इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। तो इस चैप्टर में बस इतना ही। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला नेक्स्ट चैप्टर तत्वों का वर्गीकरण नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस चैप्टर में अगर कोई समझ में या कोई चीज़ छूट गई हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और आप लोग नोट अच्छे से बनाते रहें। ठीक है, धन्यवाद।